मम नाम अंजनी कुमार तिवारी। तव हिंदी शिक्षकः अस्मिन् ऑनलाइन कक्षायाम् अहं तव पाठ्यपुस्तकं रुचिरा संस्कृत व्याकरणस्य उच्चारण स्थानानि प्रकरणं पाठयामि। प्रिय विद्यार्थियों, यद्यपि अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है, उसका अपना महत्व है। हम अंग्रेजी बोलेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। हिंदी मेरी मातृभाषा है। हिंदी में पढ़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, समझ रहा हूँ। लेकिन संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। जितनी भाषाएं हैं, सब भाषाओं से पहले जो भाषा बनी है वो कौन बनी है? संस्कृत भाषा बनी है। संस्कृत भाषा दुनिया की सभी भाषाओं से सर्वश्रेष्ठ भाषा है, बहुत विशुद्ध भाषा है। इसका व्याकरण बहुत ही समृद्ध है। सीबीएसई बोर्ड में भी एनसीईआरटी के द्वारा देखिए 6, 7, 8 में हिंदी विषय में एक अलग से रुचिरा पुस्तक निर्धारित की गई है, जो पूरी पुस्तक संस्कृत में है। तो सीबीएसई बोर्ड भी चाहता है कि हमारे देश के विद्यार्थी इस प्राचीन भाषा से परिचित हों, अंग्रेजी पढ़ें, अंग्रेजी बोलें, अंग्रेजी समझें, देश विदेश में अंग्रेजी के माध्यम से अपना काम करें। हिंदी तो मेरी मातृभाषा है ही है, लेकिन जो संस्कृत भाषा है इसको भी हम पहचानें, अपने उस मूल को, जहां से सभी भाषाएं आई हैं, उस मूल को, उस जड़ को भी सींचने का काम करें, उसको भी पहचानने का प्रयास करें। संस्कृत भाषा का अर्थ होता है परिमार्जन, विशुद्ध, समक्रिय अक्त प्रत्यय से बना है। तो हमारे साथ के विद्यार्थी इसमें भी रुचि उत्पन्न करें, संस्कृत भाषा में भी, और जो पुस्तक है उसको पढ़ने का प्रयास करें। कोई भी साहित्य, कोई भी भाषा किसी से भेदभाव नहीं करती है। उसको जो पढ़ता है उसमें जो रस रहता है उसको उड़ेल के दे देती है। संस्कृत का साहित्य बहुत समृद्ध साहित्य है। संस्कृत का साहित्य बताता है अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। संस्कृत की ऐसी ऐसी सूक्तियां, संस्कृत के ऐसे ऐसे खूबसूरत श्लोक अगर दुनिया के सभी देशों को कंठस्थ हो जाए और दुनिया के सभी देश उसका अनुकरण करने लगे, युद्ध आदि जो अशांति का माहौल इस समय व्याप्त है विश्व में, वह प्रेम, शांति, सद्भाव और आनंद में परिवर्तित हो जाए। ये संस्कृत भाषा यदि दुनिया में सबको सिखाई जाए तो मन को सच्ची शांति सबको मिलेगी, और मन में जो तरह तरह के विकार उत्पन्न हो रहे हैं, आजकल प्रत्येक व्यक्ति का जो मन व्यग्र है, तनाव ग्रसित है, यदि संस्कृत का साहित्य पढ़े तो निश्चित तौर पे उसके मन का तनाव दूर होगा, उसे सच्ची शांति मिलेगी। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। तो सभी लोगों के पूर्वजों ने पहले किस भाषा में अध्ययन किया होगा? संस्कृत भाषा में। ये जातियां बाद में बटी हैं, ये धर्म बाद में बटे हैं। सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितनी जातियां हैं देश में, सबके पूर्वज
पहले किस भाषा में अध्ययन किए होंगे? संस्कृत भाषा में अध्ययन किए होंगे। थोड़ा सा मैं संस्कृत का महत्व इसको इस वीडियो में बता रहा हूँ, जिससे हमारे 7th के अच्छे विद्यार्थी संस्कृत पढ़ने में रुचि लें और संस्कृत को सीखने का प्रयास करें। संस्कृत किसी विशेष धर्म, संप्रदाय, जाति की भाषा नहीं है। संस्कृत जन जन की भाषा है, सबकी भाषा है। सब लोग पढ़ें, उसको सीखें, अंग्रेजी भी सीखें। महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अंग्रेजी में काम काज करें, अंग्रेजी खूब बढ़िया बोलें, लेकिन अपनी जो मातृभाषा है हिंदी, और माँ की भी जो माँ है, हिंदी तो उसकी बेटी है, अर्थात मेरी नानी जो है माँ की माँ है, वो संस्कृत भाषा को हम न भूलें, उसका भी ध्यान दें। कितने ऐसे लोग हुए जिनको कई भाषाओं का ज्ञान था। एक था विदेश में कोई, उसको 32 भाषाओं का ज्ञान था। और जो राष्ट्रीय पुरुष हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हैं, उनको 4, 5, 6 भाषाओं का ज्ञान रहता ही है। तो आपको भी बहुत आगे जाना है, इसलिए संस्कृत को भी सीखने का प्रयास करें, समझें। संस्कृत में आज मैं आपको उच्चारण स्थानांक पढ़ाने चल रहा हूँ। 7th के बड़े अच्छे अच्छे विद्यार्थी हैं हमारे। इसमें आप देखें कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है और उन वर्णों की संज्ञा, उन वर्णों का नाम क्या होता है। संस्कृत का व्याकरण बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही विशुद्ध है, एकदम शुद्ध है, कहीं कोई कमी नहीं है उसमें। आपके पुस्तक में पहले चैप्टर में ही है उच्चारण स्थानांक लिखा है। वर्ण विभक्ति प्रदेशा, यानी वर्ण का बंटवारा जिस क्षेत्र से होता है, वर्ण विभक्ति प्रदेशाः स्थानम कथ्यते। वर्णों की विभक्ति का जो क्षेत्र है उसी को स्थान कहते हैं। वर्णों का स्थान उसी कहते हैं। शब्द प्रयोग समय, शब्दों के प्रयोग के समय कायाग्नि, जो जठराग्नि है शरीर में, प्राणवायु है, कायाग्निना प्रेरिता वायु, प्राणवायु जो फेफड़े से प्रेरित हो रही है, वायु कंठादि स्थानेषु, कंठ, तालु आदि मुख के स्थानों को स्पर्श करती हुई संचरण निकलती है। वर्णान अभिव्यनक्ति, तब निम्न वर्णों की अभिव्यक्ति होती है। यथोक्तम पाणिनीय शिक्षायां, संस्कृत का जो व्याकरण ग्रंथ है, उस व्याकरण ग्रंथ को लिखा है पाणिनि ने। संस्कृत के व्याकरण में किसने लिखा है? पाणिनि ने। तो पाणिनीयम शिक्षायां यथायोक्तम, पाणिनि के शिक्षा में लिखा गया है आत्मबुद्ध्या, आत्मबुद्ध्या समेत्यर्थान, समान रूप से अर्थ, मनोयुक्ते विपच्छया, मनः कायाग्निम आहन्ति स प्रेरयति मारुत। जो प्राणवायु है, प्राणवायु को प्रेरित करता है फेफड़ा। मारुतस तुरस चरण मंद्रम जनयति स्वरम, अष्टौ स्थानान् वर्णानुमरः कंठ शिरः तथा, जिह्वा मूलम च दन्ताश्च नास्ति कोष्ठम च तालु च। इस प्रकार से 8 उच्चारण स्थानों की उत्पत्ति होती है। तो मैंने इसमें लिखा है अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, विसर्ग और हा। इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है, और इन्हें कहते क्या है? कंठ वर्ण कहते हैं। वर्णानाम संज्ञा, वर्णों की संज्ञा, वर्णों का नाम, वर्णानाम संज्ञा, वर्णों की संज्ञा, इसे क्या कहेंगे? कंठ कहेंगे। फिर दूसरा है ई, बड़ी, च, छ, ज, झ, ञ, य, स। इनका उच्चारण स्थान क्या है? ताल है, और इसे क्या कहेंगे? तालव्य वर्ण कहेंगे। फिर अगला है री, री, ट, ठ, ड, ढ, ण, ण और स। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है, इन्हें क्या कहेंगे? मूर्धन्य वर्ण कहेंगे। और अगला है री, त, थ, द, ध, न, ल और स। इनका उच्चारण
इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठौ। कहेंगे क्या इनको? ओष्ठ्या वर्ण कहेंगे। वर्णानाम संज्ञा, ये वर्णों की संज्ञा है ओष्ठ्या। अगला है अंगा, इया, अड़ा, ना, मा। इनका उच्चारण स्थान है नासिका, कंठादीन। नासिका भी है, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत जो अन्य उच्चारण स्थान है वह भी है। जैसे अंगा का हो गया नासिका कंठ, इया का हो गया नासिका ताल, अड़ा का हो गया नासिका मूर्धा, ना का हो गया नासिका दंत और मा का हो गया नासिका ओष्ठ। इनका उच्चारण स्थान हो गया इमं गणना माने इया, अंगा, अड़ा, ना और मा। फिर अगला है ए, ऐ। यहाँ जगह नहीं था, जगह नहीं थी, इसलिए मैंने ए, ऐ और ओ को एक पद में लिख दिया है। ए, ऐ का उच्चारण स्थान है कंठताल और नाम है कंठतालभ्य, और ओ का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ्यम, कंठोष्ठ्यम, और ए वर्णानाम संज्ञा अन्य वर्णों का नाम है कंठोष्ठ्य। दो और हैं, वकारस दंतोष्ठम और एक है नासिका अनुस्वारस नासिका। माने इसको आप प्रिंट कर लीजिए एक बार, ये जो बनाया हूं अपने फेयर कॉपी में इस तरह से जब लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। इसको अलग अलग कर लीजिएगा। नीचे वाली जो पंक्ति है यहाँ जगह की समस्या थी, इसको मैंने एक पंक्ति में लिख दिया है और इसको मिटाता हूँ। एक है वकारस माने वा का जो उच्चारण स्थान है वो है दंतोष्ठम और उसका उच्चारण स्थान अपने वर्णों का नाम क्या है? दंतोष्ठ। और एक है अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण स्थान है नासिका और उसे कौन सा वर्ण कहेंगे? नासिक के वर्ण कहेंगे। ध्यान देंगे, वा वर्ण कौन है? वा। कौन सा वर्ण है? वा। उच्चारण स्थान क्या है इसका? दंतोष्ठम। किताब में मिसप्रिंट है, यहाँ जो किताब में ओ की मात्रा है और औ की मात्रा होगी। हमारे सेवंत के विद्यार्थी को ध्यान देंगे, दंतोष्ठ लिखा है ना, दंतोष्ठ, दंतोष्ठम क्या होगा? दंतोष्ठम। एक वृद्ध संधि से आ के बाद जब ओ आता है तो औ हो जाता है, क्योंकि ओष्ठ है आगे ना। दंतोष्ठम संधि आप पढ़े होंगे, यहाँ दंत और ओष्ठ मिला के हो गया दंतोष्ठम। और वर्णानाम संज्ञा, इसकी वर्ण संज्ञा जो है वह दंतोष्ठ्या, दंतोष्ठ्या। और एक और है अनुस्वार। अनुस्वार इसका उच्चारण स्थान है नासिका। कौन सा वर्ण है? नासिक। कौन सा वर्ण है? नासिक। मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे, इसको लिख लीजिएगा। अब कल मैं अगला चैप्टर है कारक पढ़ाऊंगा। संधि, कारक, समास, तीन संस्कृत व्याकरण में बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे विद्यार्थियों के भविष्य में बहुत काम आता है। और वर्ण को आपने पढ़ा है, इसमें वर्ण और वर्णों का उच्चारण स्थान ये भी महत्वपूर्ण है। तो संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत में मैं पहले व्याकरण से पढ़ा रहा हूँ। कोई समस्या हो तो आप संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे, मैं समाधान करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।